लेक्चर 7। क्वेश्चन क्या है सुनिए। एक थ्योरम है E इज एक्सटेंशन ऑफ K, फील्ड है K भी, E डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ K और सिग्मा इज ए K होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम E to E dash be a K homomorphism, then if alpha belongs to E is root of some polynomial fx equal to 0 where coefficient of fx belongs to K, then f of sigma alpha इक्वल टू 0, यानी कि फिर बात करो f ऑफ सिग्मा अल्फा इज 0 मीन्स इसका क्या है, सिग्मा अल्फा इज आल्सो रूट ऑफ एफ एक्स। सिग्मा अल्फा किसका रूट बन जाएगा, एफ एक्स का रूट बन जाएगा। अब हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। एफ एक्स एक पोलिनोमियल ली ए नोट a1x an(x) और ये अपने आप में पोलिनोमियल रिंग ऑफ K के अंदर है। हम कह रहे हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू E, इसका रूट है, इसका मतलब f ऑफ अल्फा 0 आएगा। ओके, वेरी गुड। अब इस f के ऊपर सिग्मा लगा दो। ये एक क्या है, मैंने अभी बताया K होमोमॉर्फिज्म। अब K होमोमॉर्फिज्म है, जब इसके ऊपर लगेगा ना, इसको ये चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी बताया था K होमोमॉर्फिज्म K वाले एलिमेंट को सेम रखता है, हमने बता दिया। तो क्या होगा, ये तो आ जाएगा E नोट, ये आ जाएगा A1, ये बन जाएगा जी सिग्मा एक्स, आगे आएगा A2, उसमें से स्केयर बार आ जाएगा तो सिग्मा एक्स का स्केयर, लास्ट में बन जाएगा AN सिग्मा एक्स की पावर n। तो ये कुछ और नहीं, आपको बता दूं, फंक्शन ऑफ x के स्थान पर सिग्मा एक्स आ गया, यानी कि f और सिग्मा इंटरचेंज हो गए। वेरी गुड। अब जो असली बात पर आते हैं, तो असली पते की बात है, यदि मैं यहां पर अल्फा रख देता हूं तो यहां भी अल्फा रखना पड़ेगा। आपने कहा था कि ये तो 0 आएगा, और 0 कहां जाता है होमोमॉर्फिज्म में, 0 पे जाता है। इसका मतलब ये भी इसका क्या हो गया, रूट हो गया। क्या हो गया कि सिग्मा अल्फा इज आल्सो ए रूट ऑफ एफ एक्स। करेक्ट। नेक्स्ट, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं। अब हम कहना चाह रहे हैं कि ये दो फील्ड है, इन दोनों फील्ड के बीच में कोई भी आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करती। हमने इसके विपरीत मान लिया कि नहीं नहीं, इसके बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। अब आपको बता दूं, हम थोड़ी सी इस क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। ये फील्ड भी क्यू से एक्सटेंड होकर आई है और ये फील्ड भी क्यू से एक्सटेंड होकर आई है, ठीक है। और क्यू क्या है, प्राइम फील्ड। क्यू क्या है, प्राइम फील्ड। और हमने आपको एक थ्योरम कराई थी थोड़ी देर पहले कि यदि कोई भी होमोमॉर्फिज्म भी यदि आती है, कहां से कहां तक, प्राइम फील्ड से इस तक, और यदि इसके बीच में कोई होमोमॉर्फिज्म भी लेते हैं
तो होमोमॉर्फिज्म आप 1 1 भी हो जाएगी। ये बातें हमने पढ़ी थी, ठीक है। ओके, तो थोड़ी थोड़ी बातें हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसको आइसोमॉर्फिज्म मानना है, तो इसका मतलब इसके बीच में एक मैपिंग मिलेगी, मैपिंग मिल गई, इस मैपिंग का नाम दे दिया हमने सिग्मा। अब x² - 2 = 0, इसका एक रूट 2 है, बिल्कुल करेक्ट, इसका एक रूट 2 है। यदि ऊपर वाली थ्योरम लें तो ऊपर वाली थ्योरम क्या कहती थी, यदि रूट 2 रूट है तो ये भी रूट होगा, यानी कि दिस इज आल्सो ए रूट। इस इक्वेशन का यदि ये रूट है तो ये भी रूट होगा। और आपको बता दूं, इसके तो केवल 2 ही रूट पॉसिबल है, एक रूट 2 और एक -√2। ये बात भी आगे करेंगे। और दूसरी बात, ये जो रूट है ना, ये एलिमेंट रूट है, हम यहां करें दिस इज ए रूट, किसका, इसका। और इस एलिमेंट को इसके अंदर होना पड़ेगा, क्यों, मैं फिर बताऊं, ये इसका रूट है और इस सेट में होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये एलिमेंट तो इसमें चला गया है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का एक रूट इसके पास होना पड़ेगा। इट मींस आइदर रूट 2 इसमें बिलोंग करेगा और -√2 इसमें बिलोंग करेगा, जो कि कंट्राडिक्शन है। फिर सुनिए, मैंने मान लिया कि ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, तो इसके बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करी, सिग्मा। बच्चों जो मैंने बताया इस सिग्मा, और एक बार सुनो, दूसरी बात है, जो ऊपर पहले वाली थ्योरम बताई थी वो के होमोमॉर्फिज्म के लिए बताई थी। मैं के होमोमॉर्फिज्म कैसे एग्जिस्ट करी है वो भी दिखाता हूं। यदि इसके बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करी है, इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म तो है। दिस इज एक्सटेंशन फ्रॉम क्यू, दिस इज एक्सटेंशन फ्रॉम क्यू, दोनों क्यू से एक्सटेंडेड है, बोथ आर एक्सटेंशन फ्रॉम क्यू। यदि मैंने बताया था कि यहां से यहां तक एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, हमने पीछे भी पढ़ा था, इफ देयर एग्जिस्ट ए होमोमॉर्फिज्म बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, उस होमोमॉर्फिज्म के पास क्या खासियत होने वाली है, वो होमोमॉर्फिज्म और कुछ नहीं के होमोमॉर्फिज्म होगी। ये प्रॉपर्टी किसने बनाई, प्राइम फील्ड ने बनाई। क्या थी, मैं दोबारा फिर बताता हूं, फिर सुन लीजिए ध्यान से। यदि ई एक्सटेंशन है किसी प्राइम फील्ड के का, और ई डैश भी एक्सटेंशन है प्राइम फील्ड के का, यदि ये एक आइसो होमोमॉर्फिज्म बनती है यहां से यहां तक, तो वो होमोमॉर्फिज्म और कुछ नहीं के होमोमॉर्फिज्म बनेगी। तो इस प्रकार ये के होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी, और के होमोमॉर्फिज्म बनते ही ये नियम लग जाएगा, और ये नियम लगते ही प्रूव हो जाएगा कि ये दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी आर integers such that neither a nor ab, ना तो a ना ab is square of integer। अब हमें शो करना है कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, ये शो करना है। चलो, हमने मान लिया कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, आइसोमॉर्फिक हैं, तो इसके बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। अब फिर वही बात है, ये फील्ड कहां से एक्सटेंड हुई है, क्यू से, और ये फील्ड भी कहां से एग्जिस्ट हुई है, एक्सटेंड हुई है क्यू से। दोनों फील्ड क्यू से एक्सटेंड हुई है। क्यू क्या है, प्राइम फील्ड। इसका मतलब जो हम इसके अंदर आइसोमॉर्फिज्म कह रहे हैं, वो पहले क्या थी, आइसोमॉर्फिज्म से पहले बच्चों वो क्या थी, एक होमोमॉर्फिज्म थी। होमोमॉर्फिज्म ने मजबूर कर दिया कि ये जो है हमारी के होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि क्यू के एलिमेंट को तो फिक्स रखेगी। अब चलते हैं अगली बात। अब x² - a इस पोलिनोमियल का एक रूट
के रूट हैं, ये रूट है। अब जबकि ये प्रॉपर्टी की सारी सेटिस्फाई हो रही हैं कि ई और से ई डैश जो मैपिंग है वो क्या करेगी, ये जो सिग्मा इसके ऊपर लगेगा ये भी इस पोलिनोमियल का रूट होगा, बट ये इसमें लाई करेगा। ओके बेटा, अब इसके तो केवल दो ही रूट हो सकते हैं। अब क्या ये रूट इसमें लाई कर सकते हैं, ये हमें चेक करना है। पहली बार मैंने मान लिया कि ये इसमें लाई करता है, ये इसमें लाई करता है, समझो रूट ए इज इक्वल टू सी प्लस डी रूट बी, जहां पर सी और डी रैशनल होंगे, सी और डी रैशनल होंगे। अब रूट ए माइनस डी रूट बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 2d रूट ऑफ ए बी, वो भी माइनस का, ए प्लस डी स्क्वेयर बी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 2d रूट ए बी इज इक्वल टू ए प्लस डी स्क्वेयर बी माइनस सी स्क्वेयर। ये तो एक रैशनल बन गया, इसको भी रैशनल बनना पड़ेगा। बट आपके पास कंडीशंस क्या दे रखी है, आप तो कहते हो नाइदर ए नॉर ए बी इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर। नाइदर ए यानी कि पहले तो इस इसकी एग्जिस्टेंस की बात हो रही है कि ये रैशनल नहीं होगा, ये जो पहली कंडीशन लिखे ए इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर, इट मींस इट इज नॉट रैशनल। और सेकंड बात, ए बी भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी रैशनल नहीं है, इसका मतलब ये भी टुकड़ा रैशनल नहीं है। अब इसके रैशनल हमने कह दिया कि रैशनल बनना चाहिए, ये तो एक ही स्थिति में रैशनल बन सकता है जब ये डी आपका क्या हो जाए, जीरो। एक ही स्थिति में रैशनल बन सकता है जब डी जीरो हो जाए। जब डी जीरो हो जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, सी इज इक्वल टू रूट ए। आपने कहा ये भी रैशनल नहीं है, इसके बाद तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी इस प्रकार की सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं कर सकता। सिमिलरली आप माइनस रूट ए को कहोगे, वो भी बिलोंग नहीं कर सकता, इसका मतलब ये रूट बिलोंग नहीं कर सकता, ये इसका रूट नहीं है, कंट्राडिक्शन। इसका मतलब ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। इस प्रकार हम आइसोमॉर्फिज्म के गणित को हम समझते हैं कि हाउ वी कैन डू समथिंग्स टॉपिक्स लाइक आइसोमॉर्फिज्म। आज हम अगले थोड़े से पॉइंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। डिग्री ऑफ एन एक्सटेंशन, डिग्री क्या होती है, हम अभी जिक्र कर रहे थे कि एफ एक फील्ड है, उसको एक्सटेंड करके आपने नई फील्ड, उससे बड़ी फील्ड बना दी के, तो ये जो है ना के इज ए वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर एफ। अब इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी है, वो आपकी डिग्री कहलाती है एक्सटेंशन की, ठीक है। और उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, दिस डिग्री में बी फाइनाइट एंड दिस डिग्री में बी इनफाइनाइट। ये डिग्री फाइनाइट भी हो सकती है और ये डिग्री इनफाइनाइट भी हो सकती है, करेक्ट। दिस डिग्री में बी फाइनाइट, दिस डिग्री में बी इनफाइनाइट। यदि डिग्री फाइनाइट होती है तो उस एक्सटेंशन को फाइनाइट एक्सटेंशन कहते हैं, और डिग्री इनफाइनाइट होती है तो उसको हम इनफाइनाइट एक्सटेंशन कहते हैं। आगे चलकर हम ये भी पढ़ेंगे कि फाइनाइट एक्सटेंशन होने के क्या फायदे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कि डिग्री क्या है। आपने एक फील्ड थी एफ, उसको एक्सटेंड करके एक नई फील्ड बना दी के, तो के ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस बन गया, जितनी उसकी डायमेंशन होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। यदि डिग्री फाइनाइट है तो फाइनाइट एक्सटेंशन कराएगी, और डिग्री इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट एक्सटेंशन कराएगी। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रिक, 3 होती है क्यूबिक, लाइक दैट, ऐसे नाम से पुकारा जाता है। अब हम चलते हैं, अब एक या दो एग्जाम्पल लेते हैं कि डिग्री क्या है किसकी। सबसे सिंपल बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, यदि एफ ओवर एफ की डिग्री क्या होती है।
एफ ओवर एफ, ठीक है। एफ ओवर एफ की डिग्री मैं बताता हूं, एफ ओवर एफ की डिग्री 1 होती है भाई, एफ ओवर एफ की डिग्री 1 होती है। अब एक याद हम रखेंगे, यदि कहीं कहे कि किसी की डिग्री एक्सटेंशन इसकी डिग्री 1 है, इट मींस के एंड एफ आर सेम एंड वाइस वर्सा। और यदि हम ये कहें कि के एफ की डिग्री ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब भी क्लियर है, इफ एंड ओनली इफ के इज, यानी कि एफ इज सब प्रॉपर सब फील्ड ऑफ के। एग्जाम्पल नंबर 2, अब क्वेश्चन ये है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। अब असली बात है, डिग्री के लिए हमें इसका बेसिस सेट ढूंढना पड़ेगा। इसके बेसिस सेट में 2 एलिमेंट आएंगे, एक 1 और एक आयोटा। ये एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है, बड़े ध्यान से देखना, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ओवर द फील्ड ऑफ रियल। कैसे? ए आयोटा बी इक्वल टू 0। ये ए और बी यहां पर रियल है, तो यहां पर ए और बी की वैल्यू जो मिलेगी वो केवल आपको 0 मिलेगी, तो इसका मतलब दिस इज लीनियर इंडिपेंडेंट। और ये हर कॉम्प्लेक्स नंबर को स्पेन करता है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर वो इस प्रकार का होता है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो क्या यूज हो रहे हैं, रियल यूज हो रहे हैं। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो, ये सेट इंडिपेंडेंट है, और एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इससे लिखा जा सकता है, तो ये हो गया इसका बेसिक। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2, इसलिए इसकी डिग्री 2। नेक्स्ट एक और ले रहे हैं, हमने बताया था ये भी एक्सटेंशन है, बिल्कुल एक्सटेंशन है। अब एक बात देखिए, इसकी डिग्री बतानी है। जैसे इसमें मैंने कहा था कोफिशिएंट यहां से लेने हैं, अब कोफिशिएंट रैशनल से लेने हैं। अब मैं कह रहा हूं ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओवर क्यों? क्यों? अब लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, दो एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट कब होते हैं और डिपेंडेंट कब होते हैं? इसका सिंपल है, डिपेंडेंट जब होते हैं वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। क्या ये इसका स्केल, ये क्या ये इसका इन दोनों में स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अदर हो सकता है? हो सकता है, परंतु कोफिशिएंट √2 चाहिए, और कोफिशिएंट √2 जो है वो रैशनल नहीं है, इसलिए नहीं मिलेगा। इस प्रकार ये होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब बात होती है कि क्या ये लीनियर स्पेन है? इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को इसके द्वारा जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इस प्रकार के होंगे, a प्लस बी √2 वेयर a एंड b आर रैशनल। तो इस प्रकार ये इसका बेसिस हो गया, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 2 होगी। बच्चों बड़े ध्यान से डायमेंशन का आंसर देना है। अब ये क्वेश्चन है कि इसकी डायमेंशन कितनी होगी। बच्चों इसका जो बेसिस सेट है उसका एक एलिमेंट 1 होगा, दूसरा एलिमेंट ये होगा, और तीसरा एलिमेंट ये होगा, और इसकी डिग्री कितनी आएगी? 3। अब इसी को जर्नलाइज करके लिखते हैं हम, इसकी डिग्री आएगी n, जिसका बेसिस सेट क्या बनेगा? 1। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी देर पहले एक वर्ड मैंने बोला था कि एक्सटेंशन फाइनाइट भी होती है, एक्सटेंशन इनफाइनाइट भी होती है। बट किंतु परंतु अभी तक जो मैं उदाहरण दे रहा था वो सारे फाइनाइट के दे रहा था, इनफाइनाइट का तो कोई भी उदाहरण नहीं दिया। अब देखते हैं ये एक्सटेंशन कैसी है। हमें इस एक्सटेंशन को इनफाइनाइट एक्सटेंशन प्रूव करना है। मेरा टारगेट है इस एक्सटेंशन को इनफाइनाइट एक्सटेंशन प्रूव करना। ठीक है बेटा, आवर टारगेट इज टू प्रूव दैट दिस एक्सटेंशन इज ए इनफाइनाइट एक्सटेंशन। ओके, मैंने मान लिया नहीं ये फाइनाइट एक्सटेंशन है और इसकी डिग्री n है। ये एक फाइनाइट एक्सटेंशन है और उसकी डिग्री क्या है? n है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी डिग्री n है ना, तो इसका मतलब ये है कि
इसका एक बेसिस मिलेगा जिसमें n एलिमेंट होंगे, और बेसिस वो लीनियर इंडिपेंडेंट भी होता है और स्पैन भी करता है। इसके अलावा बेसिस एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रखता है, यदि हम n से ज्यादा एलिमेंट लेते हैं कभी भी तो सेट लीनियरली डिपेंडेंट बनता है। फिर सुन लीजिए, यदि इसके बेसिस में n एलिमेंट हैं तो लीनियर अलजेब्रा की हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी सेट लेते हो जिसमें n+1 एलिमेंट होते हैं तो दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमने एक सेट ले लिया 1 पाई पाई स्क्वायर पाई की पावर n, ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। दिस सेट मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये सेट क्या होगा जी? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, इसका मतलब क्या है? यदि लीनियरली डिपेंडेंट है तो इट मीन्स दैट बड़ी all the lambda i's is not 0। सारे लैम्डा आइज इकट्ठे 0 नहीं होंगे, ठीक है? सारे लैम्डा आइज इकट्ठे 0 नहीं होंगे। और पाई इस पोलिनोमियल को क्या करता है जी? सेटिस्फाई। इसका मतलब, और ये एक और बता दो, लैम्डा आई 0 भी नहीं, और लैम्डा आइज यहां पर सारे के सारे रैशनल आइज से बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब हमें एक ऐसी पोलिनोमियल मिल गई जिसके कोफिशिएंट रैशनल हैं, we get a polynomial whose coefficients are rational and पाई उसको क्या करता है? सेटिस्फाई। यदि कोई भी पोलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट रैशनल हो उसको जो एलिमेंट सेटिस्फाई करता है उस एलिमेंट को हम एल्जेब्रिक नंबर बोलते हैं, जबकि पाई एल्जेब्रिक नहीं है, पाई एक ट्रांसीडेंटल नंबर है। तो ये तो होगी कंट्राडिक्शन, क्योंकि पाई ऐसी किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि पाई इज ए ट्रांसीडेंटल नंबर। पाई इज ए ट्रांसीडेंटल नंबर, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन हो गया किसके साथ? इसकी डायमेंशन फाइनाइट है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। थैंक यू वेरी मच।